प्रकाश इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग यूपी एपीओ करंट स्पेशल देखेंगे और इसे करंट में कहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किसको हम देख के जाएं तो करंट का सवाल मिल सकता है। 10 सवाल आना है यूपी एपीओ में, कहां से आ सकता है इस पर हम एक नज़र दौड़ाते हैं। यहाँ पे देखें यूपी कमीशन में सबसे पहले तो स्थान पूछा जाता है। जो भी स्थान जिस कारण भी चर्चा रहा, वो चाहे भूकंप आने के कारण चर्चा रहा हो या फिर वह किसी श्रद्धालुओं के कारण चर्चा में रहा हो या फिर वह भूकंप के कारण या भीड़ के कारण या भागदड़ के कारण, आतंकवादी घटनाओं के कारण या फौजी किसी कारण चर्चा में रहा हो, तो उस स्थान को निश्चित जानते रहिए। जैसा कि अभी आपने देखा पिछले 2 महीना में मणिपुर में एक असम राइफल्स के कैंप पर भूस्खलन हुआ, जिसमें असम राइफल्स के आर्मी के कुछ जवान मारे गए। उसको उस जगह को जानते रहिए, वहां से सवाल बन सकता है। देश दुनिया विदेश जो भी स्थान प्लेसेस चर्चा में रहे हैं उसको देखते रहिए। दूसरा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। व्यक्तित्व में कौन सा व्यक्तित्व किस लिए चर्चा में रहा है, कई नियुक्ति हुई है, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष कौन है, या फिर एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय कोई नियुक्तियां हुई है, कोई किताब लेखक चर्चा में रहा है, कोई अन्य फिल्मी हस्ती चर्चा में रहा है, किसी अवार्ड को लेकर चर्चा में रहा है। इसको देखते रहना चाहिए। यहाँ से एक सवाल यूपी कमीशन पूछा जाता है। तीसरा है और वो है आपका पुरस्कार। जो भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, देखिए चूंकि आपका दायरा 10 नंबर का है, अगर ये 30 नंबर का होता तो और बृहद किया जाता, लेकिन दायरा 10 नंबर का है तो उसी के अनुसार आप पढ़ के जाएंगे। यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार भी यहाँ से पूछा जाता है। कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में किसको दिया गया है। हाल ही में जो पद्म पुरस्कार है, इस पद्म पुरस्कार को देख के जाना चाहिए। पद्म पुरस्कार का मतलब जो राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, विविध लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार दिए गए हैं और वो पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिए गए हैं ये भी पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं। पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, इसमें आपका पद्म विभूषण आता है, पद्म भूषण आता है, पद्म श्री आता है। अब उसमें पद्म विभूषण और पद्म भूषण बहुत कम होते हैं, 5-6 लोगों के होते हैं। तो उसमें तो आप विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है या किस क्षेत्र में दिया गया है, किस विदेशी को दिया गया है, ये भी जानते रहे। कभी कभी ये पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म पुरस्कार किसी न किसी विदेशी को भी दे दिया जाता है, जो एक तरह से बेहतर संबंध है स्थापित करने का प्रयास करता है, देश के साथ है अपना बेहतर संबंध स्थापित करता है, हर क्षेत्र में प्रगाढ़ता बढ़ाता है। उस देश के राष्ट्राध्यक्ष को, उस देश के व्यक्तित्व को, समाज सेवी को ये पद्म पुरस्कार भी दे दिया जाता है। ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण इत्यादि दे दिया जाता है। भारत रत्न हमेशा नहीं दिया जाता। अगर भारत रत्न दिया गया है तब तो पढ़े, नहीं दिया गया है तो मत पढ़े। यहाँ पे देखें जो गांधी शांति पुरस्कार है, जवाहरलाल नेहरू सद्भावना पुरस्कार है, उसके बाद में आपका साहित्य का कोई पुरस्कार है, विज्ञान का पुरस्कार है, नॉर्मन बोरलॉग। ये सब पुरस्कारों को देख के जाना चाहिए। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ सवाल आते हैं। पुरस्कार के बाद हम बातें करें तो यहाँ पे देखें जो एक्सरसाइज होता है आर्मी का, जो ऑपरेशन कहा जाता है, कौन सा ऑपरेशन कहाँ पे हुआ है और कौन कौन से देश ने भाग लिया, कौन कौन से देश ने भाग लिया है इस ऑपरेशन में, इसको देख के जाना चाहिए। यहाँ से सवाल पूछा जाता है। ऑपरेशन है, उसके बाद देखें तो रैंकिंग है, रैंकिंग से भी सवाल पूछा जा सकता है। अब रैंकिंग में खासकर जो मानव संसाधन का हो या फिर नीति आयोग का रैंकिंग हो, कौन स्वच्छता में शहर है, कौन पढ़े लिखे हैं। अभी लखनऊ विश्वविद्यालय बहुत चर्चा में रहा है,
लखनऊ विश्वविद्यालय को रैंकिंग दी गई है, रैंकिंग दी गई है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो रैंकिंग से सवाल पूछा जाता है, कौन किस रैंकिंग पर है, यहां सवाल पूछा जाता है, यहां सवाल पूछा जाता है। रैंकिंग के बाद देखें तो अगला है किताबों के नाम, जो बहुत अधिक किताब चर्चा में है, उसको देख लीजिए। उस किताब के लेखक कौन है, खासकर किसी नेता ने लिखा है, किसी खिलाड़ी ने लिखा है। नेता, खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है। सिनेमा का कोई हस्ती ने लिखा है। अभी मोदी 2 जो किताब है वो बहुत चर्चा में रहा, जगह जगह पे मोदी 2 ऐसे करके पूरा सेमिनार होता रहा। वो कौन सी किताब है, उस किताब पर को किसने लिखा है, किसने लिखा है, तो उसको आप देखेंगे। और अगला है खेल खिलाड़ी। कौन खिलाड़ी क्यों चर्चा में रहा है, किस खिलाड़ी को क्या अवार्ड दिया गया है, कौन सी नियुक्ति दी गई है, यहां से निश्चित सवाल पूछा जाता है। एक नियुक्ति को भी देख लीजिए, नियुक्ति किस पद पर किसकी नियुक्ति हुई है, डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है, इसरो का अध्यक्ष कौन है, ये सिंपल सवाल है। या फिर ट्राई का अध्यक्ष कौन है, या जो सेंसेक्स चलता है जिसमें सेबी है, सेबी का अध्यक्ष कौन है, एयर मार्शल कौन बना है, सीडीएस कौन बना है, ये सब नियुक्तियां निश्चित देख लीजिए, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। अब ये एक रह गया सीमित क्षेत्र, जहां से अगर आप लिमिटेड क्वेश्चन को देख के जाते हैं तो आपके ओपीएपीओ में 10 सवाल यहां से मिल जाएंगे, 10 सवाल मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें बारीकियों से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे क्योंकि जहां पे 25-30 सवाल जे में पूछे जाते हैं, लेकिन वहीं पर आपके करंट के 50 में 10 सवाल आपके कहां से हैं, करंट से हैं। तो इसको महत्वपूर्ण रूप से आप देख के जाएंगे तो यहाँ पे सवाल आपके मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखिए, बहुत लंबा चौड़ा बजट से नहीं पूछा जाता सवाल, या फिर आर्थिक जगत में अगर कोई बहुत लीजेंड पर्सनालिटी है, या फिर कहीं पर आर्थिक संकट आने वाला है जैसे श्रीलंका हो गया, तो इस तरह के सवाल इसमें करंट के तौर पर ही बन सकते हैं। लेकिन अब आप सोचें कि बजट में इतना रेपो रेट आया, इतना वो आया, एपीओ में इस तरह के सवाल बहुत कम बनते हैं, बहुत कम बनते हैं। इसलिए हमें एपीओ के चुनिंदा सवालों को देखना होगा, कहाँ कहाँ से सवाल बनते हैं उस पर बातें करनी होगी। तो हेड डाल लेते हैं, करंट वार्षिकी 2022। पहले हम लोग पूरा देख लेते हैं एक इम्पोर्टेंट सवालों का, खेल खिलाड़ी से लेके जितना भी है वो एक पूरा 1 पेज 2 पेज 3 पेज बनाते हैं, जो महत्वपूर्ण सवाल है, जिसमें से 10 में से 2 4 5 सवाल मिल जाएगा, फिक्स है कि मिलना है। उसके बाद कुछ हम लोग डिटेल देखते हैं, जहाँ पे पुरस्कार, सभी पुरस्कारों को देख लेते हैं, सभी व्यक्तित्व को देख लेते हैं, सभी स्थानों को देख लेते हैं, कौन एक्सरसाइज है उसको देख लेते हैं। ये 7-8 टॉपिक जो हमने लिखाया है इसको देखते हैं, जहां से सवाल डिटेल देखने के बाद एक एक सवाल भी कहीं से भी आएगा तो छूटने नहीं पाए। तो देखते हैं राष्ट्रीय घटनाएं, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय घटनाएं। ये नोट कर लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इंपॉर्टेंट करेंगे, क्वेश्चन आ सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई 2022 को 11 जुलाई 2022 को 9500 किलोग्राम वजनी, 9500 किलोग्राम वजनी, किलोग्राम में वजनी और
6.5 मीटर ऊंचा, 6.5 मीटर ऊंचा कांस्य निर्मित राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र का अनावरण संसद भवन के, जो नया संसद भवन बन रहा है, संसद भवन के छत पर किया, संसद भवन के छत पर किया, भवन के छत पर किया। अब यहां पे देखें, जो अशोक चक्र है इसका उद्घाटन किया गया, जहां पे कहां पे लगाया गया, नया जो संसद भवन राष्ट्रपति भवन बन रहा है उसी संसद भवन पे लगाया गया। यहाँ पे देखिए एक करंट का क्वेश्चन और है, जो संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास से लेके पूरा नवनिर्मित पूरी प्रोजेक्ट बनाई जा रही है, उसको नाम दिया गया है सेंट्रल विस्टा। उसका नाम क्या है? सेंट्रल विस्टा। उसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत एक तरह से अशोक चक्र को लगाने का काम किया गया। तो जब भी पूछा जाएगा कि सेंट्रल विस्टा क्या है, तो ये पूरा जितना संसद भवन से लेके राष्ट्रपति भवन नए निर्माण कराए जा रहे हैं, उसका नाम ही है सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा क्या है? क्या जब 1916 में पूरा अंग्रेजों ने नई दिल्ली में इंडिया गेट से लेकर और राष्ट्रपति भवन तक चारों तरफ चौड़े मार्ग, बाग बगीचे लगाए और नया एक तरह से राष्ट्रपति भवन, संसद सब कुछ बनाया, तो उसको उन्होंने नाम दिया था सेंट्रल विस्टा। उसी सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत आपके इंडिया गेट से लेकर और राष्ट्रपति भवन के बीच में तमाम नए जो भवन लॉन्च किए गए हैं, बनाए गए हैं, इसका नाम ही दिया गया है सेंट्रल विस्टा। न्यू सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। उसी नए संसद भवन के छत पर इस अशोक चक्र को स्थापित करने का काम किया गया, 11 जुलाई को किया गया। आगे देखते हैं दूसरा, जुलाई 2022 में, जुलाई 2022 में भारत को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का, अमूर्त जो यूनेस्को का है, अमूर्त विरासत के संरक्षण का सदस्य चुना गया। जुलाई 2022 में भारत को अमूर्त विरासत के संरक्षण का सदस्य चुना गया। भारत 2022 से लेके 26 तक इसका सदस्य रहेगा। 2022 से लेकर 26 तक इसका सदस्य रहेगा। अब यहां पे देखिए एक सवाल और आ गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और विश्व जनसंख्या दिवस पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत के बारे में क्या घोषणा किया? भारत के बारे में यह घोषणा किया कि भारत 2023 में दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश हो जाएगा। जो भारत 2028 में छोड़ने वाला था किसको? चाइना को पीछे, वो भारत 2023 में भारत चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश हो जाएगा। बस एक साल इंतजार है, 6 माह के बाद भारत दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश होगा।
ये भी नोट कर ले। 11 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक रिपोर्ट में कहा कि 2023 तक भारत दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश होगा। अभी 2023 पूछा जा सकता है कि भारत कब तक दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश होगा। पहले 28 पढ़ा जा रहा था, 27 हुआ, अब 23 ही हो गया। 23 तक दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश होगा। अब यहां पे देखें किस पहाड़ को हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया। तो यह है आपका राजस्थान का बसवाड़ा का मानगढ़ की पहाड़ी। मानगढ़ की पहाड़ी ऐसी पहाड़ी है जिसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। स्टार बना के इंपॉर्टेंट कर लेंगे, नोट कर लें। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये मानगढ़ की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? ये मानगढ़ की पहाड़ी स्थित है राजस्थान में। नोट कर ले, यह पहाड़ी राजस्थान के बसवाड़ा जिला में स्थित है। अब यहाँ पे देखिए, हाल ही में कहां पे रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्थापित किया गया है और उस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ पीस कहा गया है। स्टैच्यू ऑफ पीस कहा गया है। ये प्रतिमा श्रीनगर में स्थापित है, कश्मीर के, और इसे स्टैच्यू ऑफ पीस कहा जा रहा है। शांति की मूर्ति कही जा रही है और इसका उद्घाटन गृह मंत्री ने वर्चुअली किया। वर्चुअली किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। ये भी नोट कर ले। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से रामानुजाचार्य की प्रतिमा कश्मीर के श्रीनगर में स्थापित किया। इसे श्रीनगर में स्थापित किया। इसे स्टैच्यू ऑफ पीस के नाम से जाना गया। स्टैच्यू ऑफ पीस। अब यहां पे एक सवाल है कि हरियाली महोत्सव किस मंत्रालय ने ये आयोजित किया था? तो देखा जाए, ये जुलाई के फर्स्ट वीक में हरियाली महोत्सव पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। ये नोट कर ले। हरियाली महोत्सव
हरियाली महोत्सव, हरियाली महोत्सव पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया या आयोजित किया गया। आगे नोट कर ले स्टार ना के इंडिया एनिमल हेल्थ समिट, इंडिया एनिमल हेल्थ समिट इंडिया एनिमल हेल्थ समिट का आयोजन 2022 में नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में किया गया। तो जब भी पूछा जाएगा कि इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 का आयोजन कहां पे किया गया, 2022 का आयोजन कहां पे किया गया, तो उसका एक लाइन में आंसर है नई दिल्ली में किया गया। एक लाइन में आंसर है नई दिल्ली में किया गया। आगे देखते हैं, आगे नोट कर ले। सीबीएसई बोर्ड ने हाल ही में, सीबीएसई बोर्ड ने हाल ही में परीक्षा संगम नामक नया पोर्टल लॉन्च किया है। परीक्षा संगम, परीक्षा संगम नामक नया पोर्टल लॉन्च किया है। आगे है पोकर प्लेटफॉर्म, पोकरबाजी। पोकर प्लेटफॉर्म में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? पोकर प्लेटफॉर्म, एक नोट कर ले, तो इसका आंसर है शाहिद कपूर। नोट कर ले, पोकर प्लेटफॉर्म ने शाहिद कपूर को, पोकर प्लेटफॉर्म ने शाहिद कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आगे नोट कर ले। अब यहां पे देखिए कौन ऐसा राज्य है जिसने अभी हाल ही में अपना एक विधेयक पारित किया। किस राज्य में अपना विधेयक पारित किया गया है जिसमें कहा गया है स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक उस विधानसभा में पारित किया गया कि राज्य के लोगों को कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी। तो उसका आंसर क्या है? स्वास्थ्य विधेयक लाया गया है राजस्थान की विधानसभा में। ये भी नोट कर ले, स्टार मार्क के पठन कर लेंगे। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान की विधानसभा ने सर्वप्रथम पारित किया है। राजस्थान की विधानसभा ने सर्वप्रथम पारित किया है। यह अपने आप में पारित किया जाने वाला प्रथम, अपने आप में पारित किया जाने वाला प्रथम विधेयक है। पारित किया जाने वाला प्रथम विधेयक है।
ये नोट कर ले। आगे, भारत का पहला डिस्प्ले फैब, भारत का पहला डिस्प्ले फैब तेलंगाना में स्थापित किया गया। डिस्प्ले फैब तेलंगाना में स्थापित किया गया। तेलंगाना में स्थापित किया गया। आगे नोट कर ले। अब यहाँ पे देखिए कौन ऐसा जगह है जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत तुकाराम की मूर्ति का अनावरण किया। तो पुणे के दूहू नामक स्थान, क्योंकि काफी महाराष्ट्र में उनकी पूजा की जाती है संत तुकाराम, क्योंकि 4 ही संत है वहां पे जिन्होंने वहां पे भक्ति आंदोलन को जागृत किया। ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, ये 4 संत है जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र में भक्ति को जागृत करने का काम किया। उसी तुकाराम की जो मूर्ति है उसका अनावरण स्थापना कहाँ पे किया गया? महाराष्ट्र के दूहू नामक स्थान पे, पुणे के समीप दूहू में। ये नोट कर ले। स्टार बना के 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत तुकाराम शिला मंदिर है, तुकाराम शिला मंदिर है की स्थापना देहू पुणे में किया। देहू पुणे में किया। आगे नोट कर ले। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहां पे किया गया? 1 जुलाई को, 7 जुलाई को। तो उसका आंसर क्या है? और वो है वाराणसी। ये पे नोट कर लेंगे स्टार बना के। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन पीएम के द्वारा वाराणसी में किया गया। पीएम के द्वारा वाराणसी में किया गया। आगे नोट कर ले। 15 जून 2022 को सूरत में धातु की तलछट, स्टील स्लैब, धातु की छलटट से निर्मित 6 लेन के सड़क का उद्घाटन किया। यानी कि ये धातु से ही बनाई गई है 6 लेन की सड़क, और ये कहां बनाया गया है? सूरत में बनाया गया है। धातु की तलछट या स्लेग से बनी 6 लेन की सड़क का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय इस्पात
इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने किया। रामचंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। आगे नोट कर ले। अब यहां पे देखिए, एक सवाल पूछा जाता है कि भारत की जन्म प्रत्याशा कितनी है, जीवन प्रत्याशा जिसे कहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जन्म से लेके मृत्यु तक जो औसत लाइफ है भारत के लोगों की, वो कितनी है। तो इस समय जो औसत लाइफ है वो पहले 68 साल के आसपास था, लेकिन हो गई है 69.7, यानी कि भारत के औसत लोग जो जीते हैं वो 69.7 वर्ष जी रहे हैं, जबकि ये पहले बहुत कम था। विगत 20 वर्षों में स्वास्थ्य में सुधार काफी हुआ है, जिसके कारण लोगों के जीने की जो क्षमता है वो 69 वर्ष के आसपास आ गई है। तो यहाँ पे नोट कर ले, भारत की औसत जीवन प्रत्याशा 69.7 वर्ष है। औसत जीवन प्रत्याशा 69.7 वर्ष है, 7 वर्ष है। एक नोट कर ले, सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा राजधानी दिल्ली में 75.9 वर्ष है। राजधानी दिल्ली में 75.9 वर्ष है, जबकि सबसे कम जीवन प्रत्याशा छत्तीसगढ़ में है, 65.3 वर्ष। सबसे कम जीवन प्रत्याशा छत्तीसगढ़ में है, 65.3 वर्ष। आगे नोट कर ले। अगला है और वो है 5 जून 2022 को येल विश्वविद्यालय के द्वारा येल विश्वविद्यालय के द्वारा येल विश्वविद्यालय के द्वारा जारी की गई रैंकिंग में पर्यावरण के मामले में भारत का 180वां रैंक रहा। पर्यावरण के मामले में भारत का 180 रैंक, 180वां रैंक रहा। आगे नोट कर ले। अब यहां पे देखिए, एक सवाल है कि मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया। मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत एक संस्था है ईसा फाउंडेशन, और इसी ईसा फाउंडेशन को चलाने वाले हैं जग्गी वासुदेव। उसी जग्गी वासुदेव के द्वारा शुरुआत किया गया है, जिसका नाम है मिट्टी बचाओ आंदोलन, उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया है। स्टार बना के नोट कर लें। ईसा फाउंडेशन के संस्थापक है जग्गी वासुदेव के द्वारा मिट्टी बचाओ आंदोलन की
शुरुआत किया गया। मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत किया गया। मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत किया गया। आगे नोट कर ले, आंदोलन की। देखिए, एक सवाल है कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा योगदान है, कितना रैंक पे है। वैश्विक शांति, वर्ल्ड पीस पूछा जाता है। अब यहाँ पे फर्स्ट है, लास्ट है, भारत, 3 रैंक देखना होता है। पहले भारत को देख लेते हैं, फिर हम डिटेल में भी चर्चा कर लेंगे। एक नोट कर ले, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का 135वीं स्थान रहा, 135 रैंक, 135वीं स्थान रहा, अब यहां पे जो नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है, जिसमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, लहर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा आते हैं। इसमें भारत का कौन सा रैंक है पूरे वर्ल्ड में? तो पूरे वर्ल्ड में भारत 3रे नंबर पे आ गया है। एक नोट कर ले, स्टार्टना के अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा के मामले में भारत पूरे दुनिया में 3रे स्थान पे है, पूरे दुनिया में 3रे स्थान पे है। अब यहां पे देखिए, एक सवाल है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये बहुत दिनों से मांग चल रही है, लेकिन कौन ऐसा राज्य है जिसने इसको लागू कर दिया अपने? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। असम, इंपॉर्टेंट कर लेंगे इसे। 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना को, 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना को सर्वप्रथम भारत में लागू करने वाला राज्य असम है। भारत में लागू करने वाला राज्य असम है। असम है। आगे नोट कर ले, निपुण जो परियोजना है वो किसके लिए शुरू किया गया? केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने शुरू किया। और ये किसके लिए शुरू किया गया है? ये जो कौशल प्रशिक्षण है, इसके लिए निपुण नामक योजना शुरू की गई है। ये नोट कर ले, निपुण परियोजना की शुरुआत, निपुण परियोजना की शुरुआत श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए किया गया है। श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए किया गया है। अब यहां पे देखें, किस राज्य की विधानसभा ने सबसे कम उम्र का विधानसभा स्पीकर चुना है? कहां पे सबसे कम उम्र का विधानसभा स्पीकर चुना गया? तो उसका आंसर है महाराष्ट्र विधानसभा। राहुल नार्वेकर को चुना गया है, सबसे कम उम्र का वो विधानसभा अध्यक्ष है। नोट कर लें, महाराष्ट्र के विधानसभा में राहुल नार्वेकर को सबसे कम उम्र का विधानसभा स्पीकर चुना गया है।
विधानसभा स्पीकर चुना गया है। विधानसभा स्पीकर चुना गया है। अब यहां पे देखें, नई शिक्षा को नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। ये नोट कर ले, जो नई शिक्षा नीति आई है उसको सबसे पहले उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है। ये नोट करने, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। आगे नोट कर ले। अगला, हाल ही में भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित ओपीडी खोला गया। एक अस्पताल खोला गया है जहां पे ऑपरेशन से लेके हर चीज किया जाएगा। वो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा जगह है? ये पे स्टार्ट पटन कर ले। हाल ही में भारत में सबसे ऊंचा ओपीडी मेडिकल टावर लगाने की घोषणा राजस्थान के जयपुर में की गई है। राजस्थान के जयपुर में की गई है। जयपुर में की गई है। की गई है। आगे नोट कर ले। अगला पॉइंट है, नोट कर ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून 2022 को 10 जून 2022 को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय अहमदाबाद में स्थापित किया। आगे नोट कर ले। अब यहां पे एक सवाल है कि लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भारत का सबसे बड़ा, वो एशिया का भी सबसे बड़ा है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पे स्थापित किया? ये पूछा जा चुका है सही बार सवाल। तो लद्दाख के देव स्थल नामक स्थान पे। ये नोट कर ले। स्टार्ट के जून 2022 में एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना देवस्थल, ये देवस्थल उत्तराखंड कर लेंगे। देवस्थल उत्तराखंड में किया गया है। देवस्थल उत्तराखंड में किया गया है। आगे नोट कर ले। अभी हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति
संस्थान की स्थापना की गई है। और वो जनजातीय संस्थान कहाँ पे स्थापित किया गया? नई दिल्ली में। ये भी नोट कर ले स्टार में के जून 2022 में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान की स्थापना राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान की स्थापना नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में किया गया। आगे नोट कर ले, दिल्ली में किया गया। अब यहां पे देखें, पूर्वोत्तर भारत में कौन ऐसा जगह है जहां पर गाय एम्बुलेंस शुरू किया गया? अगर गाय बीमार होती है तो एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराया जाएगा। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराया जाएगा। तो एक लाइन में है असम। असम में गाय एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। ये नोट कर ले, असम भारत का ऐसा राज्य है जहां पर गाय एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। गाय एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। अगला है, किस राज्य में काई चटनी को जीआई टैग मिला? काई चटनी, जैसे इलाहाबाद का जो अमरूद है सफेदा, उसको भी जीआई टैग है। उसी तरह से यहां पर उस चटनी को भी जीआई टैग मिला है। उड़ीसा में ये चटनी बनती है, काई चटनी। नोट कर ले, उड़ीसा के काई चटनी को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग प्रदान किया गया है। किया गया है। आगे नोट कर लें, हाल ही में बेदती दर्दा नदी, बेदती और दर्दा नदी, जैसे बेतवा और केन को आपस में जोड़ा गया है, ठीक उसी तरह यहां पे बेदती और दर्दा नदी को आपस में जोड़ने का काम किया गया है। और ये किस राज्य में जोड़ा गया है? कर्नाटक में। ये नोट कर ले, हाल ही में बेदती और दर्दा नदी को आपस में जोड़ने का काम कर्नाटक में किया गया है। जोड़ने का काम कर्नाटक में किया गया है। किया गया है। अब यहां पे एक सवाल है कि कौन ऐसा भारत का राज्य है जहां पे 2023 में G20 देशों की बैठक हो, जो ग्रुप 20 है, विकसित देश है, उनकी बैठक भारत में आयोजित होगी 2023 में। और कहां पे आयोजित होगी? जम्मू कश्मीर में। ये नोट कर ले, G20 देशों का शिखर बैठक 2023 में, शिखर बैठक 2023 में जम्मू कश्मीर में आयोजित की जाएगी। आयोजित की जाएगी। अब यहां पे देखें, देश के 16वें राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है? द्रौपदी मुर्मू। ये नोट कर लेंगे, देश के 16वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू को चुना गया है। अब यहां पे सवाल यह है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली जनजाति है। क्रम के अनुसार कौन है?
16वें। आगे नोट कर ले। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व, डार्क स्काई रिजर्व, डार्क स्काई रिजर्व बनाने का कार्य, डार्क स्काई रिजर्व बनाने का कार्य लद्दाख में किया गया, लद्दाख में किया गया। एक नोट कर ले। रुचिरा कंबोज, रुचिरा कंबोज, रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र संघ में, रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र संघ में नियुक्त होने वाली भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। अब यहां पे देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को भारत में बंद कर दिया गया। और कब से बंद किया गया है? 1 जुलाई से। ये नोट कर ले। 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को, सिंगल यूज प्लास्टिक को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रतिबंधित कर दिया गया। आगे है, भारत में नया महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की कौन बनाया गया? जांच एजेंसी, एनआईए की। एनआईए का किसे अध्यक्ष बनाया गया है? दिनकर गुप्ता। ये नोट कर ले। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक दिनकर गुप्ता को बनाया गया है। दिनकर गुप्ता को बनाया गया है। अब देखें, मेनार पक्षी गांव क्यों चर्चा में रहा है? मेनार पक्षी गांव, यह आर्द्र भूमि का साइट है। और इसे आर्द्र भूमि के साइट को किसमें चुना जाना है? ये एक तरह से अधिसूचित किया जाना है आपके आर्द्र भूमि में। आर्द्र भूमि की जो साइट होती है, अंतर्राष्ट्रीय साइट, और राजस्थान के इस मेनार पक्षी गांव को उसमें चुना जाना है। ये नोट कर ले। यह उदयपुर के समीप स्थित है। मेनार पक्षी गांव यह उदयपुर के समीप स्थित है। और इससे नई आर्द्र भूमि में अधिसूचित किया जाना है। आर्द्र भूमि में अधिसूचित किया जाना है। अब यहां पे देखिए, एक सवाल है कि हाल ही में कहां पर तैरता हुआ सोलर पावर परियोजना की शुरुआत की गई है, जो तैर रहा है? तो केरल के कायाकुलम में, केरल के कायाकुलम में बड़े से पोर्ट पर ही लगा दिया गया है। और वो पोर्ट तैर रहा है और सौर ऊर्जा दे रहा है। ये नोट कर ले, स्टार में आगे पठन करेंगे इसे। जून 2022 में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना की शुरुआत है। फ्लोटिंग पावर परियोजना की शुरुआत है कायाकुलम केरल में किया गया।
कायाकुलम केरल में किया गया। फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना की शुरुआत कायाकुलम केरल में किया गया। आगे नोट कर ले। हाल ही में राजस्थान के सीकर जिला में रोहिल खंडेला से यूरेनियम के भंडारण की खोज की गई है। यूरेनियम के भंडारण की खोज की गई है। भंडारण की खोज की गई है। आगे नोट कर ले। जम्मू कश्मीर के कठुआ जम्मू कश्मीर के कठुआ में पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क की स्थापना की गई है। पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क की स्थापना की गई है। तो बाकी बातें हम लोग कल करते हैं।